स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, नवंबर 2022 में गोवा के चीफ मिनिस्टर ने गवर्नमेंट जॉब्स के रिक्रूटमेंट में एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेते हुए कहा कि अब गोवा में गवर्नमेंट जॉब के लिए 1 साल का प्राइवेट सेक्टर में वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी होगा। बिना उसके महज डिग्री और एग्जाम क्वालिफाई कर लेने से किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। देखा जाए तो अब यह कदम क्रांतिकारी इसलिए है क्योंकि हमारे देश में आमतौर से गवर्नमेंट जॉब को एक सिक्योरिटी के तौर पर माना जाता है। लोग सालों साल इसके लिए तैयारी करते हैं और कुछ भी नया नहीं सीख पाते, जिससे जॉब मिल जाने के बाद भी वो सिर्फ एक पोस्ट के एम्प्लॉय बनकर रह जाते हैं। समय के साथ साथ सिस्टम के शिकार होकर करप्शन और अनएथिकल प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर ऑफिसर के पुअर परफॉर्मेंस, इग्नोरेंस और करप्शन की वजह से देश के लाखों लोगों का भरोसा सरकार, सरकारी नियम और डेमोक्रेसी से उठ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट को मजबूर होकर ऐसे ऑफिसर्स को सैलरी, बोनस और प्रमोशन देना ही पड़ता है, जिससे एक तो ये लोग सरकार पर बोझ बन जाते हैं और दूसरा ये कि इनकी वजह से जो काम समय से हो जाने चाहिए थे वो भी सालों साल पेंडिंग में पड़े रहते हैं। ऐसे में देश का प्राइवेट सेक्टर तो खूब तरक्की कर रहा है, लेकिन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस गर्त में गिरते जा रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट सर्विसेज में कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से लोग उन पर भरोसा नहीं कर पाते और इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या जरूरी रिफॉर्म्स हो सकते हैं। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत आज दुनिया की तेजी से उभरती हुई ग्लोबल इकोनॉमी है, जिसमें देश के प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बड़ा है। लेकिन जब इस ग्रोथ में हम पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के रोल को देखते हैं तो ये बहुत ही क्लियरली नजर आता है कि इस ग्रोथ में इंडिया का पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सर्विसेज संघर्ष कर रहा है। देखिए, इसलिए देश की इस रैपिड ग्रोथ के लिए कहावत भी चलती है कि इंडिया ग्रोज एट नाइट व्हाइल द गवर्नमेंट स्लीप्स, यानी कि भारत रात में तरक्की करता है जब सरकार सो रही होती है। यहाँ पर सरकार का मतलब उसी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन से है जो सालों से इनकॉम्पिटेंट साबित होती आई हैं। ऐसे में आज गवर्नमेंट जॉब तो किसी सुनहरे सपने जैसा लगता है, लेकिन उसी जॉब के बाद पब्लिक को सर्विस देना किसी की भी प्रायोरिटी नहीं होती है। दोस्तों, भारत में बात बहुत ही कॉमन है कि जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट सेलेक्ट होकर गवर्नमेंट ऑफिसर बनता है, उसमें इस तरह का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि आगे के 30 से 35 सालों के लिए उसका कैरियर सिक्योर्ड है, यानी उनके ऊपर कोई परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं होता और न ही उन्हें कोई ऐसे इंसेंटिव का लालच होता है जिसके लिए कुछ नया और इनोवेटिव काम करे, और ना ही वो किसी तरह का एक्सीलेंस भी हासिल करते हैं। ऐसे में धीरे धीरे उनके अंदर का स्पार्क खत्म होता जाता है, जिससे बहुत अच्छी कंडीशन में जॉब करने का उनका ड्रीम तो पूरा हो जाता है, लेकिन इनके कंफर्ट की वजह से देश को नए डेवलपमेंट के लिए अलग से प्लानिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर एक और इशू की बात करें तो समय के साथ ऑल इंडिया सर्विसेज में ऑफिसर्स का नंबर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनकी सर्विस में गिरावट आ रही है। अगर इस बात को हम उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल से समझे तो वहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि DGP रैंक के 14 ऑफिसर्स हैं और एडिशनल DGP रैंक के लिए 42 ऑफिसर्स हैं जो पूरे यूपी पुलिस को लीड करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक टाइम ऐसा भी था जब पूरे यूपी पुलिस को सिर्फ एक इंस्पेक्टर जनरल लीड करते थे। अब इस एग्जाम्पल से हमें समझना चाहिए कि हमारे पास हाई लेवल के ऑफिसर्स बहुत ज्यादा हैं, जिनकी रैंक और पोस्ट के हिसाब से उनका काम बहुत हैवी नहीं है, बल्कि लोअर लेवल पर ऑफिसर्स की कमी के चलते जो पॉलिसी और डायरेक्शन ऊपर से आता है वो पूरे ही नहीं हो पाते हैं, और जो लोग टॉप पोजीशन पर बिना काम के बैठे हुए हैं वो इससे भी बड़ी पोजीशन हासिल करने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं और फिर एक टाइम पर आकर वो इस तरह की राजनीति करते हैं कि अपनी पोजीशन को ब्यूरोक्रेसी में कैसे सिक्योर करें। आपको इस बात को समझाने के लिए वर्ल्ड बैंक का एक डेटा दिखाते हैं। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट। दरअसल IAS की तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ आपके लिए लाया है P2I, दैट मीन्स प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम 2024। दोस्तों, इसके जरिए आप प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। UPSC सिलेबस को कंसीडर करते हुए इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बेसिक टू एडवांस कवर कराया जाएगा। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, नोट्स और बुक्स, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। CIS लाइव प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप अनुराग लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बैच की टोटल फीस 45,000 की बजाय आप इसे 29,999 का अवेल कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स से रिलेटेड PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों, वर्ल्ड बैंक दुनिया भर के देशों के सिविल सर्विसेज की क्वालिटी को चेक करता है, जिसका पैरामीटर उस देश के सिविल सर्विसेज को मिलने वाली इंडिपेंडेंस, क्वालिटी ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन जैसे फैक्टर्स से डिसाइड होता है। 2014 के डेटा की माने तो इसमें इंडियन सिविल सर्विसेज को 45% के बार में रखा गया था, जो कि 1996 में 55% था, जिसे हमें समझ सकते हैं कि देश के गवर्नमेंट सर्विसेज में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पुअर पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इन सब के अलावा गवर्नमेंट सर्विसेज में जो दो बड़ी समस्याएं दिखाई देती हैं, उनमें पहला है करप्शन और दूसरा है ब्यूरोक्रेसी, जिसमें करप्शन पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले ब्यूरोक्रेसी की समस्याओं पर एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अपने खिताब में लिखा है कि इंडिया में जेन्युइन इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद भी ये क्योटिक और संकीर्ण मानसिकता वाला देश है, जिसकी वजह उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को माना है, जो नए बदलाव के रास्ते में अड़चन बन रही है। और देखा जाए तो इसे इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जैसे बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री भी खत्म नहीं कर पाए हैं। ऐसी सिचुएशन में देश को चलाने के लिए कुछ लोगों के पास बहुत सारा पावर आ जाता है और फिर उसी पावर का गलत इस्तेमाल होता है। दोस्तों, देश में शुरू हुई कोई आज की योजना कल किसी को फायदा दे दे, ये शायद ही कभी पॉसिबल हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स इन योजनाओं को बनाते हैं, वो उसके साथ ही कई ऐसे गैर जरूरी स्टेप्स भी डिसाइड कर लेते हैं, जिसके चलते हर लेवल पर एक आम इंसान को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। और इसीलिए लोग अपना काम करवाने के लिए हर लेवल पर अधिकारियों को पैसे ऑफर करते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है गवर्नमेंट सर्विसेज में करप्शन की। अगर इसको ड्राइविंग लाइसेंस जैसे बहुत ही आसान उदाहरण से समझे तो आज इंडिया में आप एक दिन कार खरीद कर उसके लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो ये काम लगभग नामुमकिन सा जान पड़ता है। बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों के आरटीओ ऑफिसर्स में हालात ऐसे हैं कि आप कितनी भी अच्छी ड्राइविंग क्यों ना जानते हो, अगर आपने ऑफिसर्स को पैसे नहीं खिलाए तो वो आपको किसी न किसी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इनएलिजिबल प्रूफ कर देंगे। और अगर आप पैसे दे देते हैं तो आपको एग्जाम देने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपको आपका लाइसेंस बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और यही कारण है कि जिसको ठीक से ड्राइविंग भी नहीं आती, उसे भी लाइसेंस बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जिसका रिजल्ट है कि दुनिया भर में होने वाले हर 10 में से एक रोड एक्सीडेंट डेथ इंडिया में होती है। और दोस्तों, ये तो बस एक एग्जांपल है। ऐसे करप्शन आज इंडिया में हर लेवल पर होते हैं। आज के डिजिटलाइजेशन के इस युग में भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स करप्शन के लिए लूपहोल्स निकाल ही लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हर कैटेगरी के ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज के खिलाफ लगभग 1,15,203 करप्शन के कंप्लेंट्स रिसीव किए गए थे, जो कि सिर्फ कंप्लेंट्स हैं। ऐसे न जाने कितने और मामले हुए होंगे जिसमें पैसे की लेन देन हुई होगी और उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं हुई होगी। दोस्तों, गवर्नमेंट सर्विसेज में करप्शन के लिए जिम्मेदार ओपेक सिस्टम है, यानी कि कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता। जैसे बहुत से ऐसे जरूरी पोस्ट होते हैं जहां किसी डिजर्विंग कैंडिडेट के होने की बजाय किसी अनडिजर्विंग को बैठा दिया जाता है और इसके पीछे के रीजन पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखा जाए तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ट्रांसपेरेंसी बेडरॉक होती है, और इंडिया जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, वहाँ ट्रांसपेरेंसी का क्या हाल है, आइए इसे CIC की रिपोर्ट से समझते हैं। दोस्तों, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने देश के सभी मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स के ऑडिटिंग के दौरान अपनी रिपोर्ट में कहा कि मोर देन 1/3 ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने को तैयार नहीं थे। बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सीनियर ऑफिशियल्स का फॉरेन विजिट, मिनट्स ऑफ डिपार्टमेंटल मीटिंग और ट्रांसफर जैसी पॉलिसीज की इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से हर डिपार्टमेंट के इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के लिए एक्सपेंसिव बनाया जा रहा है, जिससे करप्शन अपने आप बढ़ेगा। साथ ही ऐसे भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज में रैपिड रिफॉर्म की मांग करती हैं। ऐसे में ये समझते हैं कि वो जरूरी रिफॉर्म्स कौन से हैं जिनके बिना गवर्नमेंट जॉब्स स्क्रैप्ड हो जाएंगी। दोस्तों, जब से गवर्नमेंट ने साल 2022 में अग्निपथ स्कीम के तहत आर्म्ड फोर्सेस को शॉर्ट टर्म के लिए रिक्रूट करना शुरू किया है, देखा जाए तो उसके बाद से ये बात की जाने लगी है कि ऑल इंडिया सर्विसेज में अग्निपथ जैसी स्कीम्स अपनाई जाए, खास तौर से ब्यूरोक्रेसी में, जिसे अग्निपथ की तरह ही नीति पथ का नाम दिया जाने लगा। वैसे तो ऑल इंडिया सर्विसेज ने बहुत से प्रतिबंधों के अंडर रहते हुए भी बेहतरीन काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक रेडिकल रीथिंकिंग जरूरी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की परफॉर्मेंस को स्ट्रिक्टली रिव्यू करते रहना चाहिए। एक बार जब अपनी सर्विस के 15 ईयर्स कंप्लीट कर ले, उसके बाद जब उनकी सर्विस के 25 ईयर्स हो जाए, और फाइनली आफ्टर 30 ईयर्स। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा था कि ये रिव्यू बहुत ही स्ट्रिक्टली होना चाहिए। दरअसल इसका ऑब्जेक्टिव ये हो कि पहले स्टेज के रिव्यू में 25% ऑफिसर्स, सेकंड स्टेज में 10% ऑफिसर्स और थर्ड एंड लास्ट में 5% की छंटनी कर दी जाए, जिसके लिए जिम्मेदार उनकी पुअर परफॉर्मेंस, चार्जेस ऑफ करप्शन और मिसकंडक्ट ऑफ सीरियस नेचर या फिजिकली अनफिट जैसे फैक्टर्स होंगे। दोस्तों, इस रिव्यू में हमें ये इंश्योर करना होगा कि ऑफिसर्स को किसी पॉलिटिकल रीजन से विक्टिमाइज नहीं किया जा रहा है। देखा जाए तो इस पीरियोडिक ट्रिमिंग का फायदा ये होगा कि ऑफिसर्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर रहेगा कि अगर परफॉर्मेंस खराब रही तो जॉब चली जाएगी, और इसके लिए वो नए स्किल और इनोवेशन को एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड करेंगे।
साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में भी रिफॉर्म्स की बातें करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऑफिसर्स की ट्रेनिंग 2 डायमेंशनल होनी चाहिए, जिसमें सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एस्थेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग तो हो ही, साथ ही सर्विस में एंटर करने से पहले ही टेक्नोलॉजी और एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग जैसे सब्जेक्ट्स में भी इनका कंट्रोल हो, जिससे ये ह्यूमन बिहेवियर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जरूरी और नए तरह के डेवलपमेंट पर काम कर सके और किसी के ऊपर ये आरोप ना लगे कि दिल्ली के ऑफिसेज में बैठने वाले लोगों को किसी रूरल विलेज की जरूरत कैसे समझ आएगी। दोस्तों, हम सब दुनिया भर में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से आने वाले बदलाव को देख रहे हैं, जिस वजह से देश में डिसेंट्रलाइजेशन और सोशल एक्टिविज्म जैसे माहौल बन रहे हैं, जिसका दबाव सरकार के ऊपर बन रहा है, क्योंकि लोग सरकार से बेटर गवर्नेंस, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रूल ऑफ लॉ को बेहतर बनाने के लिए आस लगाए हुए हैं। ऐसे में सभी गवर्नमेंट सर्विसेज और ऑफिसेज को फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू एज टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना जरूरी है। साथ ही ये भी इंश्योर करना कि जैसे कि करप्शन और ओपेक जैसी कंडीशन क्रिएट हो, साथ ही ऑफिसर्स को इस तरह से ट्रेन करना होगा कि वो किसी भी तरह के डेवलपमेंट वर्क के लिए रिजिड रूल्स और रेगुलेशंस के बीच फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखें, जिससे रेड टेपिज्म को ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज किया जा सके। ये बात बिल्कुल साफ है कि देश भर के लाखों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर एक एक करके काम नहीं किया सकता है। ऐसे में जरूरी है कि देश की टॉप पोजीशन को होल्ड करने वाले लोगों को ही ऐसा तैयार किया जाए जो देश की डेमोक्रेसी के लिए सेंसिटिव बन सके। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट सर्विसेज को थोड़ा और बेहतर करने के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत से स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी उनकी बेहतर परफॉर्मेंस को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकिंग टीम में इन्वॉल्व करना चाहिए। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी एक एग्जाम में कम नंबर लाकर स्टेट ऑफिसर बन जाने का मतलब ये नहीं होता कि उनके एक्सपीरियंस और उनके काम करने के तरीके सिर्फ स्टेट के लिए बेहतर होंगे। दरअसल ऐसा करने से जो लोग लैंग्वेज की सुप्रीमेसी के चलते आईएएस या फिर यूपीएससी की जॉब नहीं ले पाते, उनके पास लाइफ टाइम रिग्रेट करने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस के बदले प्रूफ करने का मौका होगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखा जाए तो इस तरीके से स्टेट के ऑफिसर्स में भी बेहतर परफॉर्म करने की होड़ लगेगी। साथ ही सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने सुझाव दिया था कि देश की कुछ सिलेक्टेड सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस और पब्लिक मैनेजमेंट के लिए नए कोर्सेज बनाए जाएं, जिनकी बैचलर्स डिग्री के लिए वहां पर अलग से पढ़ाई हो, या फिर एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया जाए जहां सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोर्स की पढ़ाई हो, जिससे देश में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सीरियस लिया जा सके। ऐसे में जो लोग इस कोर्स से ग्रेजुएट होते हैं वो तो डायरेक्ट सिविल सर्विस एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन बाकी के कोर्सेज वाले एस्पिरेंट्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा ब्रिज कोर्स करना मैंडेटरी कर दिया जाए। दोस्तों, कुछ और कम्युनिटीज का ये रिकमेंडेशन रहा है कि ऐसी टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की पोस्ट पर हमें लैटरल एंट्री का भी ऑप्शन खोलना चाहिए, यानी किसी सेक्टर में कोई इंसान जो स्पेशलिस्ट हो, जिसे ग्लोबली उस सेक्टर से जुड़ी हर तरह के डेवलपमेंट की नॉलेज हो, उसे टॉप पोजीशन पर कुछ समय के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रिक्रूट करना चाहिए। देखा जाए तो ऐसी लैटरल एंट्रीज किसी जरूरी प्रोजेक्ट में इनोवेटिव थिंकिंग को प्रमोट करेंगी, जिसके सबसे बड़े एग्जाम्पल के रूप में इन्फोसिस के एक्स सीईओ नंदन नीलेकानी है, जिन्हें गवर्नमेंट ने जब कैबिनेट रैंक की पोजीशन ऑफर की तो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर देश को आधार कार्ड, यूपीआई और जीएसटी जैसे फ्रेमवर्क डेवलप किए। दोस्तों, आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में गवर्नमेंट सर्विसेज में रिफॉर्म्स के लिए बहुत से वर्ल्ड वाइड देशों के एग्जाम्पल हैं जो बेटर गवर्नेंस में इंडिया से बहुत आगे हैं। अगर ग्लोबल रैंकिंग इंडेक्स को देखें तो इसमें जहां साउथ कोरिया एशियन कॉन्टिनेंट में नंबर 1 पर है, वहीं इंडिया की रैंकिंग 68 है। आज हम जिस अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, उसकी भी रैंकिंग इस इंडेक्स में बहुत खराब है। देखा जाए तो अमेरिका की रैंकिंग 51 है। ऐसे में अगर हम अपने लिए अमेरिका को रोल मॉडल बनाते हैं तो ग्लोबली हमारा नाम तो हो जाएगा, लेकिन देश के अंदर लोग एडमिनिस्ट्रेशन से दुखी रहेंगे। देखिए, इसीलिए हमारा फ्यूचर गवर्नेंस का मॉडल रिपब्लिक ऑफ कोरिया होना चाहिए, जहां पर गवर्नमेंट सर्विसेज में परस्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस की वजह से आज वो एक बेहतर डेमोक्रेसी को डेवलप कर पाए हैं। दोस्तों, कोरिया से जो बात सीखने वाली है वो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। 1980 में कोरियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 31 में ऐड किया गया कि द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, यानी कि वहां पर जब तक इंसान जिंदा रहता है वो नई और इनोवेटिव थिंकिंग से जुड़ा रहता है, जबकि इंडिया में सारा एजुकेशन एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए होता है। दोस्तों, कोरिया की गुड गवर्नेंस की मेन थीम में इस आइडिया को भी डिसॉल्व कर दिया गया है कि कंट्री इज ओनली एज गुड एज इट्स ह्यूमन कैपिटल। साथ ही ऐसे बहुत से आइडियाज और रिफॉर्म्स हैं जिन्हें अलग अलग देशों से अडॉप्ट करके देश के पब्लिक सेक्टर को मजबूत बनाया जा सकता है। ऐसे में जरूरी कि अब देश के पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस को भी मजबूत बनाया जाए, जिसके लिए रिफॉर्म्स बहुत ही जरूरी हैं। दोस्तों, एक गवर्नमेंट ऑफिसर नेशनल इंटीग्रेशन से लेकर कंटिन्यूटी और देश में होने वाले बदलाव के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए समय के साथ भी देश में गवर्नमेंट सर्विसेज की जरूरत कम नहीं होने वाली, बल्कि आने वाले टाइम में इनकी और रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे में जरूरी है कि देश के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट सर्विसेज की क्राइसिस के सीरियसनेस को समझे, साथ ही उस कॉन्फ्लिक्ट पर भी ध्यान दे जो गवर्नमेंट सर्विसेज और पब्लिक के बीच क्रिएट हो रही है।
आज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की थिंकिंग में एक मॉडल की जरूरत है, और ऐसा इसलिए क्योंकि बगैर उसके इस क्राइसिस को पूरे तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।